हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज के दिन मैं दूसरी बार मिल रही हूँ आपसे। क्यों दूसरी बार मिल रही हूँ? पहली बार मिल चुकी हूँ सुबह आपसे प्रीलिम्स डोज में, यानी कि हमारे डीएनए में, और उसमें हमने मोस्ट ऑफ द न्यूज़ जो होती है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में वो कवर कर ली है। अभी हम मिले हैं एडिटोरियल एनालिसिस के लिए और इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एडिटोरियल्स की। और कौन से एडिटोरियल्स? द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो भी यूजफुल एडिटोरियल्स हैं हमारे लिए यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, उनकी बात करेंगे मेंस डोज में। तो आज के इस एडिटोरियल एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं। आपको मैं बता दूं, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चीज़ है कि आप मुझसे इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, मेल, ट्विटर, इंस्टाग्राम के थ्रू। साथ में ये 2 टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। क्यों? क्योंकि इस चैनल पे आपको पीडीएफ मिलेगी लेक्चर्स की, और इस चैनल पे आप अपने आंसर्स पोस्ट कर सकते हो पीयर रिव्यू के लिए, एंड टू गेट अ रिव्यू फ्रॉम माई सेल्फ। ओके, आगे बात करते हैं। तो मेंस क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस आपको मिलेगा इन द एंड ऑफ दिस वीडियो, तो एंड तक बने रहना। दूसरी चीज ये कि आपको अपने आंसर्स टेलीग्राम ग्रुप पे भेजने हैं। कौन सा टेलीग्राम ग्रुप है? मयूरी भागवानी यूपीएससी। सर्च करोगे बड़ी आसानी से मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। ओके, इसके अलावा देखो, मैं हर क्वेश्चन को तो फीडबैक नहीं दे सकती, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि जितने भी आंसर्स को मैं फीडबैक दे सकूँ वो दूँ। और जो कल मेरे पास सिर्फ 2 आंसर्स आए हैं, उन दोनों को रिव्यू मैं अभी करूँगी इस वीडियो के बाद। ओके, अच्छा। और अब मैंने बोला था कि मैं बेस्ट आंसर्स को सुबह 8 बजे पिन करूँगी, तो बेस्ट आंसर्स मेरे पास जब आने लगेंगे, आप लोग धीरे-धीरे और यहाँ पे इम्प्रूव करोगे, जो-जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो डालोगे, तब आपका आंसर बेस्ट बनेगा और तब मैं उसको पिन करूँगी। अभी मेरे पास जो 2 आंसर आए हैं उसमें कुछ-कुछ इश्यूज़ हैं, इसीलिए मैंने कुछ भी आंसर को पिन नहीं किया था, तो इनको मैं रिव्यू करूंगी अलग से। ओके, आप लोग अपने आंसर्स आज के लिख के जरूर भेजना हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। आगे बात कर लेते हैं आज के टॉपिक्स की। तो देखो, आज के टॉपिक्स हम देख रहे हैं, इसमें जीएस 1 में तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। जीएस 2 में गवर्नेंस में देखेंगे आशा फॉर एल्डरली के बारे में। ठीक है, तो ये आर्टिकल देखेंगे। आईआर में देखेंगे न्यूक्लियर रिस्पॉन्स, बड़ा ही बहुत ही शानदार सा आर्टिकल है, सी राजा मोहन का लिखा हुआ आर्टिकल है, बहुत अच्छा लगेगा आपको, जरूर सुनना। जीएस 3 में एनवायरमेंट में बैक स्लाइडिंग ऑन क्लाइमेट एक्शन, ये द हिंदू का एडिटोरियल है। ठीक है, तो ये वाला द हिंदू का है, बाकी ये दोनों जो है इंडियन एक्सप्रेस के हैं, इनको हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। जीएस 4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले एडिटोरियल के साथ, जो कि आया था यहाँ पे। ये देखो, ये द हिंदू में नहीं आया, ये इंडियन एक्सप्रेस में आया, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है। ओके, इंडियन एक्सप्रेस में आया ये। तो ये जो है द न्यूक्लियर रिस्पॉन्स, ये यहाँ पे किस बारे में ये एडिटोरियल है पहले मैं बता देती हूँ। तो देखो, हो यूँ रहा है कि इंडिया इंडिया के साथ एक इंडिया का पार्टनर है, एशिया का ही है ये भी, जापान। ठीक है, क्वाड में भी हम साथ हैं, मालाबार एक्सरसाइज में भी हम साथ हैं, ऑलमोस्ट हर चीज में हम साथ में हैं। हमारी स्ट्रैटेजी एक जैसी है, हमारे कॉमन इंटरेस्ट हैं, हमारे कॉमन डिफरेंसेस भी हैं, हमारी जो प्रॉब्लम है वो भी कॉमन है, लगभग चैलेंजेस भी कॉमन है। तो इंडिया और जापान की साथ में बात कर रहे हैं। इंडिया और जापान के सामने अभी एक कॉमन यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जो कि है चाइना। और चाइना तो प्रॉब्लम पहले से था, कुछ नया नहीं है, लेकिन चाइना जो है अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है। ठीक है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है। अब ऐसे में इंडिया और जापान के सामने प्रॉब्लम्स लाई करती है। क्यों? क्योंकि इंडिया के साथ जो भी क्राइसिस होते रहते हैं चाइना के, ठीक है, लैंड डिस्प्यूट्स वगैरह होते रहते हैं, अभी हमने गालवान वैली वाला भी देखा था। इसके साथ जापान भी शांति से नहीं बैठ पाता चाइना के कारण। जापान में भी जो ईस्ट चाइना सी है, उसके ऊपर चाइना बार बार अपना कब्जा दिखाता है। आपको पता है, चाइना से साउथ चाइना सी के आसपास वाली कंट्रीज भी बहुत परेशान है। तो चाइना हर जगह अपने एक्सपांशनिस्ट पॉलिसीज अपनाता है, और क्योंकि चाइना के पास ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज भी आ गई हैं, इसीलिए चाइना हो सकता है कि आगे जाके इस न्यूक्लियर वेपन के दम पर सबको डराए धमकाए। ओके, इसीलिए इंडिया और जापान को अब आगे सोचने की जरूरत है। एम्बीवेलेंस जो है, एम्बीवेलेंस जो कंफ्यूजन है उनके दिमाग में, उससे निकलने की जरूरत है, और एक क्रेडिबल डिटरेंस क्रिएट करने की जरूरत है। इसको समझते हैं। देखो, इस आर्टिकल में बेसिकली ये बताया हुआ है कि हमारे देश में इंडिया के सामने और जापान के सामने कॉमन चैलेंज है। ये कॉमन चैलेंज क्या है? चाइना है। चाइना किस तरह से कॉमन चैलेंज है? देखो, पहला चैलेंज तो ये कि चाइना अपनी जो कैपेबिलिटीज है आर्म्ड फोर्सेस की बढ़ा रहा है, लेकिन साथ में न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को भी बढ़ा रहा है। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि 2030 तक, लगभग 2030 तक चाइना यहाँ पे 1000 वॉरहेड्स कर देगा, न्यूक्लियर वॉरहेड्स। ठीक है, चाइना के पास 1000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो जाएंगे, और इसमें चाइना की जो पॉलिसी है एक्सपांशनरी, वो और स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि चाइना के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो जाएंगे। दूसरी चीज,
शी जिनपिंग जो है यहाँ के लीडर, उनकी अप्रोच भी काफ़ी मस्कुलर सी है, यानी कि ज़रा-सा किसी के साथ झगड़ा हुआ, वहाँ आर्मी उतार देते हैं, वहाँ वेपन्स उतार देते हैं, इस तरह के काम करते हैं। ये चीज़ हमने गालवान में देखी है, ये चीज़ हमने जापान में भी देखी है, ठीक है? तो ये लड़ाई-झगड़े में कहीं पे भी पीछे नहीं है। तीसरी चीज़ ये कि यूक्रेन के क्राइसिस से हमको एक लेसन मिला। लेसन ये था कि मान लो ये 2 पार्टीज़ हैं ए और बी। मान लो ए की दोस्ती बड़े-बड़े लोगों से है, यूएस से है, रशिया से है, बड़े-बड़े यहाँ पे कंट्रीज़ से ए की दोस्ती है। बी की किसी के साथ दोस्ती नहीं है, बी अकेला है एकदम, ठीक है? अब मान लो इनका झगड़ा होता है और ए और बी के बीच में झगड़ा हुआ तो बाकी सारी कंट्रीज़ आएँगी दौड़ते-दौड़े ए की हेल्प करने। लेकिन अगर यहाँ पे बी के पास न्यूक्लियर वेपन्स हुए, तो ऐसे में यूएस हो या रशिया हो, कोई भी बड़े से बड़ा कंट्री हो, वो आगे नहीं आएगा यहाँ पे सामने वाले से भिड़ने, ठीक है? तो अगर सामने वाली कंट्री जैसे इंडिया जापान के पीछे भी यूएस है, इंडिया जापान को भी पूरा-पूरा सपोर्ट मिला हुआ है यूएस का, लेकिन सामने अगर चाइना है और चाइना के पास इतने खतरनाक न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो यहाँ पे यूएस भी हमारे आगे नहीं आएगा हमारी मदद करने के लिए, ओके? तो ये चीज़ भी हमको समझना ज़रूरी है और ये तीनों चीज़ें हमको सिखाती है कि हमारे पास जो हमारी आज की डेट में पॉलिसीज़ चल रही हैं, ये हमारे काम नहीं आने वाली। जैसे कि टोक्यो यानी कि जापान का क्या अभी कहना है, जापान देखो जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब गिरा था न्यूक्लियर बॉम्ब, तब से जापान ने बिल्कुल डिसआर्मामेंट अपना कर लिया है और आज की डेट में न्यूक्लियर वेपन इनके पास नहीं है। लेकिन इसको आप ऐसे नहीं समझोगे कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। इनकी एक डील है यूएस के साथ कि यूएस जो है इनको अम्ब्रेला प्रोटेक्शन देगा। अम्ब्रेला प्रोटेक्शन यानी कि कुछ भी होता है तो यूएस आगे आएगा। ये चीज़ यहाँ पे यूएस ने बोली हुई है। इसी के बदले जापान ने कोई भी अपने यहाँ पे आर्मामेंट्स वगैरह नहीं रखे हैं। दूसरा दूसरी बात करते हैं इंडिया की। इंडिया के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं। इंडिया इज़ अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट, लेकिन इंडिया की जो पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज़ जो पॉलिसी है कि हम पहले यूज़ नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन। अगर मान लो सामने से कोई कंट्री हम पे अटैक करती है, न्यूक्लियर अटैक करती है, तब ही हम इस न्यूक्लियर वेपन को यूज़ करेंगे। ये इंडिया की जो पॉलिसी है, इसको बोलते हैं नो फर्स्ट यूज़, ठीक है? तो इसी के कारण इंडिया को रिस्पॉन्सिबल नेशन भी कहा जाता है, ओके? रिस्पॉन्सिबल नेशन, रिस्पॉन्सिबल पावर भी कहा जाता है क्योंकि इंडिया किसी को धमकाने के लिए अपनी न्यूक्लियर पावर को यूज़ नहीं करता है। दूसरा यहाँ पे इंडिया की जो पॉलिसी है मिनिमम डिटरेंस की है। मिनिमम डिटरेंस यानी कि हम कम से कम कोशिश करेंगे कि हम कम से कम यूज़ करें उसके बाद भी, ठीक है? तो मिनिमम डिटरेंस, नो फर्स्ट यूज़, इस तरह की पॉलिसीज़ इंडिया की हैं। अब ऐसे में अब दोनों ही कंट्रीज़ ये ज़रूर बोलती हैं कि हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन दोनों कंट्रीज़ ने अभी तक न्यूक्लियर ट्रीटी साइन नहीं करी है, ट्रीटी ऑफ न्यूक्लियर प्रोहिबिशन साइन नहीं करी है। तो एक गैप सा आपको देखने को मिलता है, ठीक है? गैप कैसा देखने को मिलता है? एक साइड तो रिटोरिक है यानी कि कहने की बातें हैं कि देखो हम तो डिसआर्मामेंट चाहते हैं और दूसरी साइड जो है चाइना का थ्रेट है कि भैया हमारे डिसआर्मामेंट अगर हमने कर दिया सच में तो हम बड़ी दिक्कत में आ जाएँगे, परेशानी में आ जाएँगे। तो ये गैप जो है हमको क्लोज़ करनी है। अब इसमें यूएसए के ऊपर हम डिपेंडेंट है, जापान तो पूरा ही यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट है, हम तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत कम डिपेंडेंट है यूएस के ऊपर, जापान तो पूरा डिपेंडेंट है। तो यूएसए जो है इसकी क्रेडिबिलिटी भी तो घट रही है धीरे-धीरे। हमने देखा है अफगानिस्तान में, ठीक है? हमने देखा है यूक्रेन में, कहीं पे भी यूक्रेन में देखा, अफगानिस्तान में देखा, कहीं पे भी क्या यूएस उतर के आया लोगों की प्रोटेक्शन के लिए? नहीं आया। तो यूएसए की क्रेडिबिलिटी भी घट रही है। तो किस भरोसे हम यूएस के पीछे लगे रहें, यूएस के भरोसे बैठे रहें, ठीक है? तो जापान की लीडरशिप के बारे में बात कर लेते हैं। जापान की पॉलिटिक्स क्या कहती है? जापान के जो नए लीडर हैं किशिदा, ये जो है इन्होंने खुद विटनेस किया था जो 6 अगस्त 1945 का जो पूरा न्यूक्लियर अटैक था, वो इन्होंने खुद विटनेस किया था, इसीलिए ये एकदम अगेंस्ट हैं न्यूक्लियर वेपन्स के। हाँ, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि हम जो कन्वेंशनल आर्मी है, कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस हैं, इनको हम ज़रूर बढ़ावा देंगे, ठीक है? लेकिन इससे पहले शिंज़ो आबे भी थे। शिंज़ो आबे का कहना था कि चलो ठीक है, हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं लाते हैं, नहीं खरीदते हैं न्यूक्लियर वेपन्स, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं कि यूएसए के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड होने से अच्छा है यूएसए के साथ उन न्यूक्लियर वेपन्स को शेयर कर लें। ये सेम मॉडल यूरोपियन यूनियन में भी चलता है। यूरोप की सारी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, उनके पास मिला जुला एक न्यूक्लियर वेपन है जिसको वो यूज कर सकते हैं अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो। इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के पास क्या ऑप्शन है? अब देखो इंडिया के पास ऑप्शन यही है कि इंडिया को भी अपनी पॉलिसी को ज़रा रिव्यू करना चाहिए क्योंकि नो फर्स्ट यूज़ या मिनिमम डिटरेंस पे हम बैठे रहेंगे, चाइना आके उड़ा जाएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा। ओके, अब ऐसे में यूएस के पास भी कुछ ऑप्शन है। यूएस के पास ऑप्शन ये है कि पहले जब हमने यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट किया था तब यूएस हमारे बिल्कुल अगेंस्ट था, उसने हमको शामिल नहीं किया था एनपीटी वगैरह में। ये सब चीज़ें यूएसए ने हमें हमसे बहुत बदले निकाले पहले कि तुमने कैसे न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, ठीक है?
तो यूएसए पहले बहुत अगेंस्ट था, लेकिन अब यूएसए को ये समझना चाहिए कि यूएसए का भी दुश्मन है चाइना, ठीक है। चाइना से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आज की समय में यूएसए को ही है। तो चाइना को अगर स्टेबलाइज करना है, चाइना को अगर शांति से रखना है, उनको ये समझाना है कि देखो भाई ज्यादा 3-5 आप मत करो, प्रॉब्लम आपको भी होगी, ओके। तो यहाँ पे अगर चाइना को आपको समझाना है और चाइना को शांत बिठाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे इंडिया के पास जो न्यूक्लियर वेपन है उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और यूएस को ये समझना चाहिए कि अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है और वो न्यूक्लियर वेपन्स को यहाँ पे यूज भी करता है प्रॉपरली, तो इससे फायदा सबसे ज्यादा यूएस को है, क्योंकि पूरी रीजन की स्टेबिलिटी इंश्योर हो जाएगी, सिक्योरिटी इंश्योर हो जाएगी चाइना से, ओके। अच्छा, दूसरा एक ऑप्शन हमारे पास है इनफ्रूज बनाने का। जैसे ऑकस बनाया ना, वैसे इनफ्रूज भी हो सकता है। ऑकस क्या है? ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, इन तीनों जो कंट्रीज हैं, इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये सबमरीन वगैरह प्रोवाइड करते हैं ऑस्ट्रेलिया को, सो दैट ऑस्ट्रेलिया चाइना से निपट सके। लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो न्यूक्लियर वेपन कंट्री भी नहीं है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट भी नहीं है। अगर हम यहाँ पे इनफ्रूज बना देते हैं, इनफ्रूज मतलब है इंडिया, फ्रांस और यूएस, अगर हम ये एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं, तीनों जो है यहाँ पे न्यूक्लियर कैपेबल हो गए और तीनों यहाँ चाइना से लड़ सकते हैं, चाइना को शांत बिठा सकते हैं, चाइना की हेजेमनी को कम कर सकते हैं। तो ये पूरा सॉल्यूशन बहुत अच्छा हो सकता है। और ओवरऑल सॉल्यूशन यही है कि इंडिया को अपनी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज की और हमारी जो मिनिमम डिटरेंस की, इसको हमको रिव्यू करने की जरूरत बहुत ज्यादा आज के टाइम पे है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की, जो कि है बैक स्लाइडिंग ऑन क्लाइमेट एक्शन। तो ये बैक स्लाइडिंग क्या है? देखो, बेसिकली इस एडिटोरियल में ये बताया हुआ है कि हमारे जो हमने बहुत सारी डील साइन करी है, पेरिस एग्रीमेंट साइन किया है, COP26, COP27, ये सब में जाते रहते हैं हम, है ना। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हमने बहुत सारे एग्रीमेंट्स वगैरह साइन किए हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि वेस्ट जो है, यानी कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, ये जा रहा है पीछे, ठीक है। यानी कि जो इन्होंने एग्रीमेंट्स पे कमिटमेंट किया था, उल्टे डायरेक्शन में पीछे बढ़ रहा है ये, ठीक है। यानी कि जो कमिटमेंट्स थे, धीरे धीरे उनसे पीछे हट रहा है ये डेवलप्ड वर्ल्ड, और उसके निशान हमको दिखने लग चुके हैं। तो यहाँ पे वेस्टर्न नेशंस हैव स्टार्टेड री इंटरप्रिटिंग द पेरिस डील एंड लुक टू डाउनग्रेड देयर कमिटमेंट्स। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और आगे जाके क्या इम्प्लीकेशन होंगे, इस आर्टिकल में, इस एडिटोरियल में बताया हुआ है। तो देखो यहाँ पे ये जो एडिटोरियल है, ये बताता है कि करंट स्टेटस क्या है। वेस्टर्न कंट्रीज अभी बड़ी दुख परेशान में है, ठीक है। क्यों ऐसा है? क्योंकि देखो, एक तो यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है। यूक्रेन रशिया के चक्कर में रशिया ने सबको तपा के रखा है। रशिया के चक्कर में क्या हुआ, नेचुरल गैस का जो यहाँ पे आने वाली थी नेचुरल गैस यूरोप में, वो नहीं आ रही है। रशिया ने बंद कर दी नेचुरल गैस देना, नॉर्थ स्ट्रीम वगैरह बंद कर दिया। तो ऐसे में नेचुरल गैस नहीं मिल रही यूरोप को। तो अब यूरोप को एनर्जी, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, अपनी एनर्जी को यहाँ पे प्रॉपरली यूज करने के लिए, अपने इंडस्ट्रीज वगैरह को यूज करने के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी नीचे ना जाए उसके लिए एनर्जी की जरूरत है। और ऐसे में एनर्जी कहाँ से आए? अगर नेचुरल गैस भी ना मिले तो यहाँ पे आएगी एनर्जी कोल से। तो इन्होंने वापस से अपने कोल प्लांट्स खोलने शुरू कर दिए हैं। एक तरफ हमने पेरिस डील साइन करी थी, उसमें बोला था इन डेवलप्ड कंट्रीज ने कि हम अपने कोल वगैरह वाले जो बंद है उनको बंद रहने देंगे, नए खोलेंगे भी नहीं, और हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन देखने को मिल रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो तो छोड़ो, पेट्रोलियम भी छोड़ो, तुम तो कोल गैस वगैरह के प्लांट्स खोलने लग गए हो, ठीक है। तो ये देखने को मिल रहा है यूरोप में। वैसे ही सेम यूएसए में भी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, इंपोर्ट बिल इनका भी बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। यहाँ पे लिक्विफाइड नेचुरल गैस बनती है, लेकिन उससे काम नहीं चल रहा, और एनर्जी की जरूरत है। रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ये ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो अभी देखा जा रहा है कि यूएस जो है गल्फ नेशंस के साथ बड़ी दोस्ती मित्रता बढ़ाने के चक्कर में लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि इनको अल्टीमेटली यहाँ से चाहिए फ्यूल, और यहाँ से कौन सा मिलेगा फ्यूल? फॉसिल फ्यूल मिलेगा। सऊदी अरेबिया, ईरान, यहाँ से कौन सा फ्यूल मिलता है? फॉसिल फ्यूल मिलता है ना। तो यहाँ पे करंट स्टेटस ये है वेस्टर्न कंट्रीज का कि इन सब ने करे बड़े बड़े वादे थे कि देखो हम तो इस दिन तक, इस डेट तक यहाँ पे नेट जीरो एमिशन तक आ जाएंगे, लेकिन आ कोई भी नहीं पाया। उल्टा लग भी नहीं रहा कि आप पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये उल्टा जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे में इंडिया का स्टैंड क्या है? इंडिया जब लास्ट COP26 में गया था ग्लासगो में, सब लोग बड़े बड़े वादे कर रहे थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े समझदार हैं। इन्होंने यहाँ पे ये क्लियरली बोल दिया कि हम यहाँ पे, आप हमसे ये मत करो कि हम यहाँ पे फेज आउट कर देंगे, ठीक है।
फेज आउट हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे ये फॉसिल फ्यूल्स को, क्योंकि हम अभी डेवलपिंग स्टेज में हैं। हम यहाँ पे फेज डाउन जरूर कर सकते हैं, यानी कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको हम एकदम उनका यूसेज खत्म नहीं कर सकते, हाँ उनका यूसेज कम जरूर कर सकते हैं, और उसमें हमने पंचामृत टारगेट्स भी रखे थे। लेकिन देखने को अभी ये मिल रहा है कि ये हम ही हैं, ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना वही हैं जिनको पड़ी है क्लाइमेट की, ओके। बाकी और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको अभी अपने सिर्फ इकोनॉमी की पड़ी, उनको अभी इसकी बिल्कुल नहीं पड़ी। आर्टिकल 4 जो है पेरिस एग्रीमेंट का, वो भी ये बोलता है कि हर किसी को यहाँ पे अल्टीमेटली अचीव करना है नेट जीरो टारगेट। नेट जीरो टारगेट अचीव करने के पहले, मतलब आप पहले ग्लोबल जो गैसेस का एमिशन है, ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनका एमिशन है, उससे पहले जब आप इनको खत्म करोगे उससे पहले एक टाइम आएगा जिसमें आप पीक करोगे। मतलब ऐसा कि अभी आप इतनी ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है इतना है, एक टाइम आएगा जब आप पीक करोगे उसके बाद आप इस तरह से घटाओगे, ठीक है, ऐसा ही होगा। तो ये जो पीक है ना, पीक का फायदा उठा के अभी ये लोग बोल रहे हैं कि हम तो अभी पीक पे ही चल रहे हैं, इसके बाद हम डाउनग्रेड करेंगे, इसके बाद हम ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करेंगे, ओके। दूसरी चीज ये भी है कि यहाँ पे बात की जा रही है नेट जीरो एमिशन की, तो ये जो नेट जीरो एमिशन है अलग अलग देशों के लिए अलग अलग होगा। डेवलप्ड देश जो है नेट जीरो एमिशन तक पहुंचने की कोशिश पहले करेंगे, उसके बाद डेवलपिंग देश करेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज उसके बाद करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लोबल नेट जीरो की बात हो रही है, इंडिविजुअल नेट जीरो की बात इसीलिए नहीं हो रही, ओके। अच्छा, अब दूसरी चीज ये कि यहाँ पे ये जब ग्लोबल नेट जीरो हम बोलते हैं ना, ग्लोबल नेट जीरो में इंडिविजुअल छुप जाता है कि किस किसने करा किस किसने नहीं किया, छुप जाता है, और इसमें छुपने की तैयारी है डेवलप्ड कंट्रीज की। अब 2023 में एक बार ग्लोबल स्टॉक टेक होने वाला है, यानी कि यहाँ पे प्रोग्रेस कार्ड बनेगा कि हमने किसने कितनी कितनी प्रोग्रेस करी है पेरिस डील को लेकर, अपने कमिटमेंट्स को लेकर। यहाँ पे देखने को यही मिलेगा कि स्टार्टिंग में तो देखो डेवलप्ड कंट्रीज ही ऊपर आएंगी कि हाँ डेवलप्ड कंट्रीज ने करी है, क्योंकि शुरुआत में इन्होंने किया, उसके बाद अब से ये कोल प्लांट्स वगैरह खोल रहे हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज की रिपोर्ट कार्ड अच्छी ही आएगी अभी तो, और डेवलपिंग कंट्रीज क्योंकि धीरे धीरे काम कर रही है, उनके पास रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी भी नहीं है, इसीलिए उनकी जो रिपोर्ट है कम आएगी, ठीक है। तो ऐसे में डेवलप्ड कंट्रीज को एक और बहाना मिल जाएगा कि चलो तुम हमारे तक पहुंचो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, फिर हम भी साथ में चलेंगे तुम्हारे कि रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ कर चलना है, तब तक हम भी यहाँ पे कोल वगैरह यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये चीज है। अब यहाँ पे ये भी समझना जरूरी है कि जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज है उन्होंने ये भी वादा किया था पेरिस क्लाइमेट डील में कि ये $100 बिलियन यहाँ पे मोबिलाइज करेंगे सो दैट जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसके यहाँ पे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज आ सकें। लेकिन अभी तक इस $100 बिलियन का कोई अता पता नहीं है, और जब तक यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगा, रिन्यूएबल एनर्जीज की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगी, तब तक डेवलपिंग कंट्रीज कैसे प्रोग्रेस कर लेंगी रिन्यूएबल एनर्जी में। तो अब रास्ता बस यही दिखता है। कॉप 27 आने वाला है इजिप्ट में, ठीक है। कॉप क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, यूएनएफसीसी, यूएनएफसीसी, ठीक है, यूएनएफसीसी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका यहाँ पे हर साल मीटिंग होती है जिसको कॉप बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, और अभी 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है। इसमें अगर डेवलपिंग वर्ल्ड साथ में आ जाता है और कलेक्टिवली प्रेशर बनाता है डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर, तभी कोई आसरा है कि डेवलप्ड कंट्रीज यहाँ पे कुछ करेंगी क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली देखो, जो क्लाइमेट चेंज आया है क्यों आया है? क्या डेवलप्ड कंट्रीज ने इतना एक्सप्लॉइट कर लिया क्लाइमेट को? नहीं, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज जो आया है वो आया है बिकॉज ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज के कारण ये क्लाइमेट चेंज आया है, और डेवलप्ड कंट्रीज ने यहाँ पे क्या किया? प्रॉपर पूरा पूरा यूज किया, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, और उसके कारण क्लाइमेट चेंज आया, जिसका भुगतान कौन कर रही है? डेवलपिंग कंट्रीज। छोटे छोटे आइलैंड देश जो है डूबते जा रहे हैं, सबमर्ज होते जा रहे हैं, तो किया किसने? डेवलप्ड कंट्रीज ने, और भुगतान कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज। और आज की डेट में भी डेवलप्ड कंट्रीज यहाँ पे कोऑपरेट करने से मना कर रही हैं, बैकस्लाइड कर रही हैं पेरिस एग्रीमेंट को लेकर या कोई भी क्लाइमेट चेंज के एग्रीमेंट को लेकर, ओके। तो ये था पूरा आर्टिकल, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा इंडियन एक्सप्रेस का, आशा फॉर द एल्डरली। तो आशा फॉर द एल्डरली, इस पूरे आर्टिकल में क्या बताया हुआ है ये बता देती हूँ शॉर्ट में। बताया हुआ है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट आई थी अभी, है ना, इसमें बताया गया, इस रिपोर्ट में बताया गया कि अगले साल तक हम चाइना को पछाड़ देंगे मैक्सिमम पॉपुलेशन में, ठीक है। तो हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी, और इस पॉपुलेशन जो हमारी बढ़ रही है इसमें ओल्ड एज वाली पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, ठीक है। और आगे जाके हमारा एक बड़ा चंक जो है हमारी पॉपुलेशन का वो एल्डरली का होगा। अब एल्डरली का अगर होगा तो हमको उस हिसाब से पॉलिसी मेकिंग करनी चाहिए, तो हमको उनके हेल्थ के लिए यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट करके रखने चाहिए। और आशा वर्कर्स वाला जो मॉडल है वो बहुत ही बढ़िया रहा है, जो बच्चे हैं और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके प्रोटेक्शन में, उनके हेल्थ के लिए। वैसे ही आशा मॉडल को एल्डरली के हेल्थ के लिए भी हमको लगाना चाहिए, ये इस पूरे आर्टिकल का सार है।
तो इसमें आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे सेम चीज लिखी हुई है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस कुछ डाटा और है कि जैसे अभी इंडिया जो है चाइना को सरपास कर देगा वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री के नाम पे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे सामने हैं। जैसे हमारे देश में जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, तो हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड का क्या मतलब अगर हमारे देश में जॉबलेस ग्रोथ है, हमारे देश में लोगों के पास जॉब ही नहीं है, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है। दूसरी चीज ये कि हमारे देश में अब जो है ओल्ड एज पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ रही है, और जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जो यंग एज पॉपुलेशन है, ये धीरे धीरे घटना शुरू हो रही है। ओके, तो मेन बात यह है कि ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ रही है, यंग एज पॉपुलेशन घट रही है। और देखो प्रोजेक्शन ये भी है कि लगभग 100 मिलियन पीपल हमारे देश में 75 प्लस एज के होने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा एल्डरली पॉपुलेशन हमारे देश में होगी, और इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। डिमेंशिया हो गया, ठीक है। डिमेंशिया क्या होता है, जिसमें धीरे धीरे आपकी मेमोरी डिजनरेट होने लगती है, आपको समझ नहीं आता कि आपको अपना ध्यान कैसे रखना है, आप छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हो। अल्जाइमर हो गया, इस तरह की चीज़ें होने लगती है। और ये चीज़ यहाँ पे पता लग रही है कि 4 मिलियन लोग हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे डिमेंशिया और अल्जाइमर के मरीज हैं हमारे देश में, ठीक है। तो इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत लगेगी हेल्थ के जो कंसर्न है उसके लिए। और ऐसे में हमको करना क्या चाहिए, हमको यहाँ पे एक पहले से कुछ अरेंजमेंट करके रखना चाहिए, जिसमें हम यहाँ पे जो गेरियाटिक हेल्थ केयर है उसके लिए कुछ काम कर सकें, जो एल्डरली पॉपुलेशन है उनके लिए कुछ काम कर सकें, कुछ सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर सकें। और आज की डेट में आप देखते हो, आज की डेट में जो एल्डरली है वो खुद के पैसों पे ही ये खर्चा करते हैं। तो ओल्डर जो एज वाले लोग हैं, इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इनको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इनका बहुत होता है, खुद के पैसे से यहाँ पे इनको अपना इलाज कराना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी वगैरह या सोशल सिक्योरिटी हमारे देश में नहीं है। तो इसीलिए जहाँ पे हमारे देश में देखो जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जैसे नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर, बस वगैरह चलती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, वो भी यहाँ पे एल्डरली फ्रेंडली नहीं है। तो हम ये तो कैसे ही बोलें कि हमारी पॉलिसीज एल्डरली फ्रेंडली होंगी। तो हमको इन पॉलिसीज के ऊपर काम करना है, एल्डरली फ्रेंडली बनाना है। इसमें आता है रोल आशा वर्कर्स का। आशा वर्कर्स के आने से जो हमारी एमएमआर और आईएमआर था, ठीक है, मदर मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफ़ी कम हो गया है, और इनको काफ़ी अच्छा हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करी है आशा वर्कर्स ने। सेम चीज़ की जा सकती है एल्डरली पॉपुलेशन के लिए। और इसमें एक चीज़ और हो सकती है कि हमारी इतनी ह्यूज यंग पॉपुलेशन है जिनको काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ रही है। तो अगर हम इनको स्किल कर दें इस चीज़ में कि गैरियाटिक केयर कैसे ये कर सकते हैं, अगर हम इनको ट्रेन कर दें, स्किलिंग दे दें, तो यहाँ पे दो पॉपुलेशन जो है, दो एज ग्रुप्स को हम यहाँ पे टैकल कर पाएंगे, दो एज ग्रुप्स की पॉपुलेशन सॉल्व हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एल्डरली को यहाँ पे केयर मिल जाएगी, हेल्थ केयर। दूसरा जो हमारे यूथ है, जो अनएम्प्लॉयड है आज की डेट में, उसको भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कुल मिलाकर हम यही कर सकते हैं कि हम धीरे धीरे अपनी पॉलिसीज को थोड़ा और कंपैशनेट बनाएं टूवर्ड्स द एल्डरली, और यहाँ पे रिक्विजिट स्किल्स देकर ये जो हमारी यूथ पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, इसको ड्राइव करें एल्डरली के हेल्थ केयर की तरफ। ओके, ये था एक छोटा सा आर्टिकल, एक बहुत अच्छा आइडिया मुझे लगा, इसको आप अपने कोट कर सकते हो अपने आंसर्स में भी। नाउ आगे बात करते हैं आज के मेंस क्वेश्चन की। तो आपका मेंस का क्वेश्चन आज का है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी ऑफ इंडिया इज बेस्ड अपॉन idea of minimum deterrence and no proliferation of nuclear weapons. In the light of China's growing nuclear capabilities, discuss the need of revisit to India's no first use policy. ये आपको लिखना है 250 वर्ड में। I'll be waiting for your answers on the Telegram group, और मैं कोशिश करूंगी कि जितनों का रिव्यू मैं कर पाऊंगी उतनों का रिव्यू मैं करूंगी। बेस्ट आंसर मुझे जो लगेगा उसको मैं पिन करूंगी। और अगर आप चाहते हो जेन्युइनली इन एफर्ट्स से आप कुछ बेनिफिट रीप कर पाओ, तो प्लीज़ इसमें पार्टिसिपेट करो, ठीक है। सिर्फ लेक्चर सुनने से, एडिटोरियल सुनने से कुछ नहीं होता जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। ओके, तो आई होप आप लोगों के आंसर्स मुझे आज देखने को मिलेंगे। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे। और अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो, कमेंट कर लो अपना फीडबैक, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लो। दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।